नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एचएएल के कैट्स वॉरियर प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंड एयरक्राफ्ट और ड्रोन का कॉम्बिनेशन के सक्सेसफुल स्ट्राइक के तुरंत बाद ही एचएएल की तरफ से अभी अपने कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट्स प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने की बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें सबसे बड़ा फोकस अभी कैट्स हंटर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल पर दिया जा रहा है। एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एचएएल की तरफ से अभी इस मिसाइल के लिए मेटल कटिंग और फैब्रिकेशन का भी काम ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन माना जा रहा है। अभी अगर कैट्स सेंटर की टेक्निकल फीचर के बारे में बात करें तो ये मिसाइल एक स्टेल्थी सबसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाली, जिसके पास लो अल्टीट्यूड टेरेन हगिंग फ्लाइट प्रोफाइल मेंटेन करने की कैपेबिलिटी होने वाली, ताकि ये एनिमी रडार को इजीली वेट कर पाएगा। इसकी स्ट्राइक रेंज करीब 200 से 300 किलोमीटर तक होने वाला है और ये 250 केजी तक की एक हाई एक्सप्लोसिव वॉरेट को कैरी करने वाला है। इंटरेस्टिंग बात यह कि इसका डिजाइन रीयूजेबल डिजाइन होने वाला है, जिस वजह से इसमें 2 टियर पैराचूट सिस्टम यूज किया जा रहा है। यानी स्ट्राइक के बाद यानी कि अगर बीच में मिसाइल को अबॉर्ट करना पड़ता है तो इस मिसाइल को रिकवर करके दोबारा इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन होने वाला है। प्रपोल्सन सिस्टम के बारे में बात करें तो इस मिसाइल में एचएएल की तरफ से बनाए गए अपडेटेड PTI-7 टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिसमें फैडेक यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम भी मौजूद होने वाला है, जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी, थ्रस्ट कंट्रोल और इसकी रिलायबिलिटी को बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। यह इंजन ओरिजिनली DRDO के लक्ष्य ड्रोन में इंटीग्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अभी सेम इंजन को कॉम्बैट रोल में भी इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। अब टाइमलाइन की अगर बात करें तो मिड 2026 के आसपास इसकी कैरेज ट्रायल को करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें इसे Su-30 MKI, मिराज 2000, जगुआर और फ्यूचर में कैट्स वॉरियर UCV के साथ इंटीग्रेट करने के लिए टेस्ट किया जाएगा और इसकी डेवलपमेंटल ट्रायल को भी 2027 तक करने का प्लान किया जाए और फाइनल प्रोडक्शन क्लियरेंस को 2030 के आसपास मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट रशिया की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया की तरफ से अभी भारत में अपने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट यानी Su-57E की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर फिजिबिलिटी स्टडी को करना स्टार्ट किया जा चुका है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की तरफ से अभी एक्सेस किया जा रहा है कि भारत में Su-57 का प्रोडक्शन सेटअप करने में कितना इन्वेस्टमेंट और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ने वाली है। अब टाइमलाइन और रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट को देखते हुए 2 से 3 स्क्वाड्रन एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट को डायरेक्टली एक्वायर करने का डिमांड किया जा रहा है। फिलहाल अभी इस प्रोजेक्ट के लिए 2 कंटेंडर सबसे ज़्यादा हाईलाइट में रहे, जिसमें एक रशिया की Su-57 और दूसरा यूनाइटेड स्टेट का F-35 होने वाला। लेकिन अभी भारत और यूएस के बीच बिगड़ते हुए रिलेशन को देखते हुए F-35 का चांसेस हमारे लिए काफ़ी कम हो चुका है, जबकि सेम टाइम पर रशिया की लोकल प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफर की वजह से Su-57E अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुका है। अब इनकी प्रोडक्शन के बारे में अगर बात करें तो एचएएल की नासिक फैसिलिटी, जहाँ पर अभी Su-30 MKI फाइटर जेट को लाइसेंस प्रोडक्शन के अंदर बनाया जा रहा था, वहीं पर ही Su-57 को बनाने का प्रपोजल रशिया की तरफ से दिया जा रहा है। सोर्सेज के मुताबिक ऑप्शन कॉस्ट को कम करने वाला और प्रोडक्शन को स्ट्रीमलाइन रखने वाला, क्योंकि Su-30 MKI को बनाने के लिए जो सब सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जो टेक्निकल सिस्टम की जरूरत पड़ती है, Su-57 को बनाने के लिए उनमें से 70% सिस्टम कॉमन होते हैं, जिस वजह से मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के साथ ही एग्जिस्टिंग Su-30 MKI फैसिलिटी को Su-57 को मैन्युफैक्चर करने के लिए सेटअप किया जा सकता है। इसके अलावा भारत के दूसरे फैसिलिटी जो कि पहले से रशियन ऑरिजिन डिफेंस सिस्टम को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनको भी इसमें इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। रशिया की तरफ से अभी खास करके भारत की स्ट्रेटेजिक नीड को देखते हुए ऑफर दिया जा रहा है, जो कि भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट GTRE की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट M का एक नए माइलस्टोन की तरफ अभी बढ़ता जा रहा है। GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बात कंफर्म किया गया कि उनका नया 120 किलोटन क्लास की इंडिजिनस एरो इंजन अभी थ्रस्ट वेक्टिंग नोजल के साथ आने वाला है। ये कैपेबिलिटी M का कोई 5.5 जनरेशन लेवल के फाइटर तक पुश करने वाला है। साथ ही F-22 रैप्टर या फिर Su-57E जैसे फाइटर की तरह इसे सुपर मैन्युअलिटी प्रोवाइड करने वाला है। इस इंजन के अंदर भारत की तरफ से खुद की तरफ से डेवलप किया गया, डिजाइन किए गए एडवांस 3D थ्रस्ट वेक्टिंग नोजल का इस्तेमाल किया जाने वाला है। यह नोजल सिर्फ
मैन्यूवरेबिलिटी को इंप्रूव नहीं करेंगे बल्कि रियर एस्पेक्ट में स्टेल्थ को भी इंप्रूव करने वाले, फिर ऑप्टिमाइज करने में मदद करने वाले हैं। नॉर्मली स्टेल्थ जेट के लिए पीछे से रडार क्रॉस सेक्शन को और हीट सिग्नेचर को कम करना सबसे बड़ा मुश्किल होता है, जिस वजह से अभी भारत की तरफ से अपनी फ्यूचर इंजन के साथ इंटीग्रेट करने के लिए एक स्पेशल 3D थ्रस्ट वेक्टिंग नोजल को डेवलप करने पर काम किया जा रहा है। GTRE के सोर्सेज के हिसाब से जब इंजन और एयरक्राफ्ट दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाएगा, अब ये स्टेल्थ ऑप्टिमाइज थ्रस्ट वेक्टिंग सिस्टम रियर सेक्टर से RCS को काफी हद तक रिड्यूस करने में हमको मदद करने वाला है। मतलब एमका हाई मैन्यूवरेबिलिटी में भी अपनी स्टेल्थ कैपेबिलिटी को मेंटेन कर पाएगा। अगर F-35 को देखा जाए तो उसमें प्रैट एंड विटनी की F-135 इंजन का इस्तेमाल किया था, जो कि 191 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को डिलीवर करता है, लेकिन उसमें थ्रस्ट वेक्टिंग सिस्टम मौजूद नहीं होता है। सिर्फ इसकी कैरियर बेस्ड वेरिएंट में थ्रस्ट वेक्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसको भी 3D थ्रस्ट वेक्टिंग सिस्टम कहा नहीं जा सकता है। टर्की की कान और साउथ कोरिया की KF-21 जैसे एयरक्राफ्ट अभी कन्वेंशनल नोजल पर ही ऑपरेट कर रहे हैं, जिससे उनकी एजिलिटी और स्टेल्थ प्रोफाइल रियल से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होने वाला है। यूनाइटेड स्टेट की F-22 रैप्टर और रशिया की Su-57 ही आज तक थ्रस्ट वेक्टिंग के साथ ऑपरेट करने वाले 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लिस्ट में गिने जाते हैं। तो अभी एमका इन्हीं के स्टैंडर्ड का एयरक्राफ्ट होने की उम्मीद किया जा रहा है। एमका की मार्क 2 वेरिएंट का कंबाइंड थ्रस्ट आउटपुट 240 किलोटन के आसपास होने वाला है और हर इंजन 120 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को डिलीवर करने वाला है। और ये इंजन F414 सीरीज के इंजन के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा थ्रस्ट को डिलीवर करने वाले, जहां F414 इंजन भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में अपनी रेटेड थ्रस्ट से 8 से 10% के आसपास थ्रस्ट को लूज कर देता है। वहां पर भारत में अभी बनाया जाने वाला एरो इंजन स्पेशली इंडियन क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया जाने वाला है, जिस वजह से इसका थ्रस्ट आउटपुट इंडियन क्लाइमेट कंडीशन में रिड्यूस नहीं होने वाला, यानी कि फुल 120 किलोटन की थ्रस्ट को डिलीवर करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। दोस्तों MiG-21 जो कि ग्रैंडपा जेट या फ्लाइंग कॉफिन के नाम से जाना जाता है, अब अपनी सर्विस लाइफ की एंड पर पहुंचने वाला है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसको एक यूनिक वे में फिर से इस्तेमाल करने के बारे में प्लान किया जा रहा है। सोर्सेज के मुताबिक रिटायरिंग MiG-21 एयरक्राफ्ट को अभी टारगेट ड्रोन में कन्वर्ट करने का प्लान किया जा रहा है, जिनको DRDO के नए सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को टेस्टिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी लगभग 40 से 50 MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट बचे हुए हैं, जो 2027 के आसपास रिटायर कर दिए जाएंगे। सबको एकदम से रिटायर करने के वजह अभी कुछ एयरफ्रेम्स को एक्सपेंडेबल ड्रोन में कन्वर्ट करने का प्लान किया जा रहा है। ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होने वाला है, जो एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की ट्रायल जैसे कि आकाश NG, QRSAM और XRSAM जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए रियल वर्ल्ड कंडीशन में फाइटर सिमुलेशन को प्रोवाइड करने हमको मदद करने वाला है। पहले MiG-21 को रिटायर करने के बाद इनको UCAV के तौर पर भी कन्वर्ट करने का विचार किया जा रहा था, लेकिन उसके लिए मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है और ऑपरेशनल वैल्यू लिमिटेड ही रहने वाले, जिस वजह से इस प्लान को भी ड्रॉप किया जा रहा है। इसीलिए अब ये डिसीजन लिया जा रहा है कि MiG-21 को अब सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को टेस्ट करने के लिए बस टारगेट ड्रोन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपनी F-16 को या रिटायर्ड F-16 को QF-16 ड्रोन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिनको मिसाइल को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एस्टिमेशन के मुताबिक इस अपग्रेड के दौरान या कन्वर्सन के दौरान एयरक्राफ्ट में से सारे अननेसेसरी सिस्टम को हटा दिया जाएगा या पायलट रिलेटेड सिस्टम को हटा दिया जाएगा और रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन के लिए इसमें रिमोट कंट्रोल मॉड्यूल और टेलीमेट्री सिस्टम को फिट किया जाएगा। ऐसा करने में अपग्रेड कॉस्ट हमको 5 से 10 करोड़ के आसपास पड़ने वाला है, लेकिन अगर हम हर एक MiG-21 को UCAV के तौर पर कन्वर्ट करते हैं तो इसका खर्चा 50 करोड़ के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। ये पूरा अपग्रेड और कन्वर्जन प्रोग्राम HAL की नासिक फैसिलिटी में किया जाने वाला है, जो कि MiG-21 पे पहले से डेकेड से काम कर रही है। इस अपग्रेड के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से अपने टेलीमेट्री सपोर्ट सिस्टम और रडार एक्सपर्टीज को प्रोवाइड किया जाने वाला और इनिशियल फेज में MiG-21 ड्रोन के ट्रायल को 2027 तक करने का प्लान किया जा और 2030 के आसपास इनको ऑपरेशन के लिए तैयार करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट SMPP लिमिटेड की तरफ से। दिल्ली बेस्ड डिफेंस कंपनी SMPP लिमिटेड की तरफ से अभी एक नेक्स्ट जनरेशन पटका बैलिस्टिक हेड गियर को डेवलप किया गया है, जो कि खास तौर पर 6 सोल्जर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि ये आर्मर पेनिट्रेटिंग बुलेट को भी आसानी से रोक सकता है और इसका वेट सिर्फ 900 ग्राम तक होने वाला है। अगर कंपेयर किया जाए तो पहले के पटका जो होता था उनका वेट लगभग 1450 ग्राम के आसपास होता है, यानी कि ये जो नया पटका है ये उसके मुकाबले लगभग 38% के आसपास हल्का होने वाला है। ये इंप्रूवमेंट सोल्जर को लॉन्ग ड्यूरेशन कॉम्बैट में फटीग फ्री ऑपरेशन और प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने वाला है। इसके डिज़ाइन और प्रोटेक्शन फीचर पर अगर बात करें तो इसका सेल स्पेशली आर्मर स्टील और सेरेमिक लेयर को मिक्स करके बनाया गया, जो कि 7.62 mm स्टैंडर्ड की आर्मर पियर्सिंग राउंड को भी आसानी से रोक सकता है। साथ ही इसमें इंटीग्रेटेड स्कल प्रोटेक्शन
सिस्टम भी दिया गया है जो कि सोल्जर की पूरे क्रैनियम को कवर करने वाला है। इस पटके के अंदर ट्रॉमा पैड भी मौजूद होने वाला है जो ब्लंट फोर्स के इम्पैक्ट को 50% के आसपास रिड्यूस करने वाला है, यानी बुलेट इम्पैक्ट होने के बाद सोल्जर को सेकेंडरी डैमेज या इंजरी नहीं होने वाला, उससे काफी हद तक उसको बचाया जा सकता है। इसने पटका का एर्गोनॉमिक डिजाइन टर्बन के कॉन्टूर को भी फॉलो करने वाला है और इसमें वेंटिलेशन पोर्ट भी मौजूद होने वाले ताकि ह्यूमिड और एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन में भी सोल्जर को प्रॉब्लम वहां पे नहीं होने वाली। इसमें एंटी एलर्जिक लाइनिंग, एनबीजी कंपैटिबिलिटी, हेडसेट माउंट और रेल के लिए भी सपोर्ट दिया जाने वाला है। कुल मिलाकर ये एक मॉडर्न हेलमेट सिस्टम होने वाला है जो कि टर्बन कंपैटिबल होने के लिए डिजाइन किया गया। सिख सोल्जर इंडियन आर्मी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं और उनके लिए रिलीजियस प्रैक्टिस को मेंटेन करने के साथ साथ कॉम्बैट प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करना सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ था, क्योंकि नॉर्मल टर्बन जो होते हैं वो कॉम्बैट प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं, जबकि टर्बन के साथ किसी भी नॉर्मल हेलमेट को या पटका को पहनना इतना आसान नहीं होता, यह संभव ही नहीं होता या फिर प्रैक्टिकल नहीं होता है। लेकिन एसएमबीबी की तरफ से अभी जो स्पेशल हेलमेट और पटका को डिजाइन किया गया, ये सोल्यूशन उनकी फेथ को कायम रखने के साथ साथ बैटलफील्ड में उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।